हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। सो बेटा आई थिंक बहुत बढ़िया चल रहा होगा भाई सभी का, और वन शॉट का बहुत रिव्यू अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑल दो स्टूडेंट दो आर सपोर्टिंग मी। सो बेटा आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं स्टार्ट। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आर एनवायरमेंट। मींस आर एनवायरमेंट के जितने भी आपको अगर जो स्पेसिफाइड टॉपिक चाहिए वो ऑलरेडी हमारे प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन में ऑलरेडी है। बट वन शॉट सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है भी जिन्होंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है, और जिनको लगता है भी बहुत रेयर टाइम है उनके पास कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। सो डोंट बी वरी, आई विल ऑलवेज विद यू। तो भाई आज हम करने वाले हैं हमारा आर एनवायरनमेंट का वन शॉट, और इस वन शॉट में भाई सारे के सारे टॉपिक क्लियर करने वाला हूं मैं, ठीक है। बट आपको सपोर्ट चाहिए भाई शेयरिंग और लाइकिंग के लिए। चलिए डिले ना करते हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इकोसिस्टम को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसके सब पार्ट्स क्या है। फूड चेन एंड फूड वेब, जहां से हर बार यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फूड चेन और फूड वेब के ऊपर। ट्रॉपिक, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। 10% लोअर एनर्जी फ्लो के ऊपर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें 10% लोगों पर डायरेक्टली 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। 1942 में लिंडेमैन ने दिया था, तो पूरा डिस्कस करेंगे हम इसको। एनवायरमेंट की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वेस्ट गार्बेज मैनेज कैसे होता है, ठीक है, और उसका क्या क्या रीजन है, उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, कितने टाइप का वेस्ट होता है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें हम स्टडी करेंगे भी किस तरीके से ओजोन लेयर हमारे को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, वो किस तरीके से ओजोन लेयर बनती है, उसके डिप्लेशन का रीजन क्या है। तो भाई ये सारे के सारे टॉपिक आज की हम वीडियो में करने वाले हैं। चलो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट होता क्या है भाई, ठीक है। एनवायरमेंट के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। तो भाई एनवायरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने पूरा एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दिया है भाई। इसमें एक्चुअली मैंने ये जो वन शॉट बनाया है इसके अंदर मेरा पर्पस है कि सभी को एक नोट्स मिल जाए, ठीक है, एक चीट नोट्स मिल जाए जिसमें पूरा चैप्टर कर सके। तो मैंने ट्राई किया कि इसमें ऑलमोस्ट सारे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा एक आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जस्ट कि आपका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट नहीं लेंगे तब भी चल जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज के नोट्स है। तो भाई एनवायरमेंट होता क्या है, कह रहा ऑल दोस थिंग्स और द सेट ऑफ कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ फॉर एन ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। मतलब क्या भाई, जितने भी सेट्स ऑफ कंडीशन का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है। तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है, एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। वो सभी किसी के अंदर होता है, एनवायरमेंट के अंदर होता है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंट, द ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड अस, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें भी, किस किस चीजों से मिलकर हमारा एनवायरमेंट बना है भाई। तो उसमें फर्स्ट आता है भाई फिजिकल सराउंडिंग। और फिजिकल सराउंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल सराउंडिंग में मतलब है भी फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। और सोच रहे हो सर फिजिकल फैक्टर, फिजिकल तो हमारा हम वैसे भी नहीं पढ़ते, तो फिजिकल होता क्या है। आज फिजिकल का मतलब यह है कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, जिसको आप टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। और फिजिकल सराउंडिंग में हमारा हो सकता है भाई वाटर यानी एक्वाटिक, सेकेंड हो सकता है हमारा सॉइल यानी लैंड, एंड एयर जहां पे हमारी गैसेज होगी यानी एटमोस्फियर, राइट। और अगर हम बात करते हैं लिविंग बींग्स की, तो भाई लिविंग बींग्स के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, इसके अंदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स के अलावा कौन कौन हो सकता है भाई लिविंग बींग्स के अलावा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो ये कैटेगरी है लिविंग बींग्स की एंड फिजिकल सराउंडिंग की, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो लिविंग बींग्स होते हैं ये इन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम की एक डेफिनेशन आती है भी, इकोसिस्टम है क्या, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इकोसिस्टम, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन राइट की है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब क्या भाई, ये बायोस्फीयर की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। मतलब बायोस्फीयर को बनाने वाली यूनिट क्या है भाई, इकोसिस्टम है। और उसमें जितने भी काम होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, बायोस्फीयर में, वो किसकी वजह से होते हैं भाई, इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। अभी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पे डेफिनेटली। एक यहाँ पे क्या है भाई, एक छोटा सा एक बक्स बनी है, ठीक है, ये रहा। अभी क्या है भाई, लिविंग है। और यहाँ पे क्या है, ये भी लिविंग है भाई। ये क्या है, ये हमारे क्या है भाई, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को हम बाद में भी स्टडी करेंगे। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं फाइटोप्लैंक्टन्स का। जो अंडर वाटर जो प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
ये सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वाटर के। ये वाटर के कह सकते हैं हम। चलो अब बात करते हैं कि ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। अब ये दोनों लिविंग बींग्स हैं। इवन मैं अगर अपनी बात भी करता हूं, आई एम ऑल्सो ए लिविंग बींग। सो मैं लिविंग बींग क्या होता हूं भाई, बाहर के एनवायरमेंट में हमारे फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से थे भाई, एयर, ठीक है, सॉइल या लैंड कह लेते हैं या वाटर कह लेते हैं। मैं इन सभी के साथ इंटरेक्ट करूंगा भाई, वाटर को मैं कंज्यूम करूंगा, ठीक है, सेम एज एयर को मैं ले रहा हूं, ऑक्सीजन को ले रहा हूं, ठीक है। सो मैं नॉन लिविंग फैक्टर्स यानी फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। सेम एज जो ह्यूमन बॉडी होती है या हमारी लिविंग बींग्स हैं, आफ्टर दे डाई, जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उनको कौन कंज्यूम करता है, उनको ये फैक्टर ही, लाइक सोइल के अंदर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच कौन कौन से फैक्टर भाई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन विच ऑल लिविंग बींग्स, कौन से बींग्स है भाई, लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स interact with each other, interact with each other constitute इकोसिस्टम। भाई ये इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर छोटी सी है। अब यहाँ पे क्या है भाई, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये सनलाइट है भाई, ठीक है, सनलाइट भी एक फैक्टर है, हीट हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आगे भी वाटर, और एक लिविंग क्रिएचर्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ द लिविंग बींग्स। इवन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे भूल गए भाई, तो यहाँ पे फंगाई की बात करते हैं हम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की बात करते हैं। सो दीज ऑल्सो आर द लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किए जाएंगे। सो ये लिविंग बींग्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये पूरा सिस्टम है, और इस इकोलॉजिकल सिस्टम को ही हम बोलते हैं भाई इकोसिस्टम। यहां से पता लगी गया सिस्टम का मतलब क्या है, एक पूरा एक चेन, एक काम कैसे करता है, इको मतलब एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर था, यहाँ से छोटी छोटी डेफिनेशन आपकी बन सकती है। चलो अब इकोसिस्टम के बाद आता है भी इकोसिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितने टाइप का इकोसिस्टम होता है, ठीक है। सो बात अगर हम करते हैं अभी इकोसिस्टम को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया अभी, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। सो भाई अवेलेबिलिटी में अगर देखते हैं तो सबसे पहले डिवाइड किया अभी नेचुरल में एंड आर्टिफिशियल में। अब भाई नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होता है ऑब्वियसली पता है, अभी नेचुरली चीज क्या है, जो हमें ऑटोमेटिकली नेचर से मिली हुई है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। लाइक्स और रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, माउंटेन हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सारे हमने नहीं बनाए भाई, ठीक है। हम सिर्फ गंद मचाते हैं, है ना, ह्यूमन बीइंग का काम क्या है। तो बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए भी, अच्छे लोग रहते हैं अभी तो थोड़ा अब तो पब्लिक थोड़ा अवेयर हो चुकी है, और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ पे, मतलब लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे एक मेच्योरिटी इतनी आ जाती है कि हाँ इन चीजों को समझ जाना चाहिए। तो नेचुरल की अगर बात करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है, विच एग्जिस्ट नेचुरली, विच एग्जिस्ट कह लीजिए या डेवलप कह लीजिए, विच डेवलप और एग्जिस्ट naturally that are called natural ecosystem, and that is man-made ecosystem is called artificial ecosystem, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या सकता है, पहले से पहले नेचुरल के एग्जांपल देखते हैं अभी। नेचुरल में कौन कौन से आ रहे हैं अभी, ये हमारे जो फॉरेस्ट है, दिस फॉरेस्ट इज मैन मेड, राइट, नो, these are made in the by the nature। so ये एक नेचुरल इकोसिस्टम में आता है। हमारे जो ओशंस हैं, डेजर्ट है, लेक है, ये हमें सब नेचुरली मिले हैं, हमने इसमें से किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो ये सारे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है। सेम एज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या होगा भाई, दिस इकोसिस्टम विच इज मेड बाय मैन और मैन मेड एफर्ट्स, और ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर भी क्या आएगा, अभी गार्डन है भाई, गार्डन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन के अकॉर्डिंग बनते हैं, अभी कैसे हम उसको बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, ठीक है। एक्वेरियम, जहां से आपका सीबीएसई का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है कि एक्वेरियम, ध्यान रखना भी मैंने बोला कि एक्वेरियम के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है मैं भी बताने वाला हूं। क्रॉप फील्ड, अब क्रॉप फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे कंसिडर होते हैं, दीज आर मैन मेड, मतलब ऐसे नहीं भी नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, नेचर इसमें हेल्प करती है, बट इट इज ऑल ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। हमारी मर्जी से ही होता है कि हम उसे सीड बोते हैं, वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, देन वी प्रोवाइड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, then end result of which we get the crop।
सो ये क्रॉप जो है हमारा एक मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। सेम एज जू वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिव्ड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट से एक हैबिटेट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाता है एनिमल्स के रहने के लिए। अब क्वेश्चन क्या आता है भाई, क्वेश्चन आता है कि आप आपका क्वेश्चन किस किस पे आएगा, लेक, ओशियन एंड एक्वारियम। क्वेश्चन इसकी क्या है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ओशियन, पॉन्ड्स एंड लेक डू नॉट रिक्वायर क्लीनिंग। इनकी क्लीनिंग की नीड नहीं होती है, बट वी नीड टू क्लीन एक्वायर, वी नीड टू क्लीन एक्वारियम रेगुलरली। हमें रेगुलरली इस एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। इवन हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए क्या होगा, उसमें एक ऑक्सीजन पंप भी लगाना पड़ता है, सो दैट ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स व्हिच इज लिविंग इन द एक्वेरियम दे कैन रेस्पायर प्रॉपर्ली, राइट। सो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो नेचुरली हमारे इकोसिस्टम है, दैट इज हम बात कर रहे हैं ओशन की, लेक की, दे आर नेचुरली अकर एंड देयर इज अ नेचुरल डिकम्पोजर व्हिच डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर और वेस्ट मैटर। जितना भी इसके अंदर वेस्ट मैटर बनता है उसको डिकम्पोजर या अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म मीट कर लेते हैं, चाहे डेड हो, डिकेइंग हो, या जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो दूसरा वेस्ट जो होता है वो एक अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम करता है। लाइक हमने डिकम्पोजर की बात करी है जो हम पूरा करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो डिकम्पोजर क्या काम करते हैं, डिकम्पोजर वेस्ट को क्लीन कर देते हैं। बट एक्वेरियम की अगर हम बात करते हैं, अभी एक्वेरियम के अंदर तो भाई डिकम्पोजर नहीं होते हैं। सॉरी, एक्वेरियम के अंदर डिकम्पोजर, अरे कैसे हो सकते हैं भाई, डिकम्पोजर कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते नहीं है भाई, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेस्ट जनरेट होगा एक्वेरियम के अंदर जितने भी एनिमल्स है, फिशेज ही होंगे मोस्टली, तो भाई एक्वेरियम में जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो जनरेट वेस्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो इसमें भाई कुछ भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ ह्यूमन का एफर्ट ही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लीन द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वेरियम रेगुलरली, बट वी डू नॉट रिक्वायर एनी क्लीनिनेस एक्शन इन पॉन्ड्स, लेक, राइट। इसमें नेचुरल क्लीनर होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब इकोसिस्टम का एक क्लोजअप देख लेते हैं, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे। तो भाई इकोसिस्टम को कैसे डिवाइड किया है, अबायोटिक फैक्टर में एंड बायोटिक फैक्टर में। अब अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं भाई, जितने भी हमारे नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंप्राइज, ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर्स कंप्राइजेस और कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या आ सकता है नॉन लिविंग में, भाई ह्यूमिडिटी लिविंग नहीं है, ठीक है, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर, दीज ऑल फैक्टर्स आर अबायोटिक फैक्टर्स। यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे सारे हमारे कौन से होते हैं भाई, वो सारे के सारे हमारे अबायोटिक होते हैं। एंड ऑन द कंट्रारी अगर हम बात करें इसका अपोजिट, जितने भी लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ऑल द लिविंग फैक्टर्स आर कॉल्ड, ऑल द लिविंग फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ये बायोटिक कंपोनेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट को हमने वैसे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया भाई। एक हमने कैटेगरी डिवाइड करा है अभी ऑटोट्रोपिक, सेकंड इज हेटरोट्रोपिक, ठीक है। थर्ड वन भी डीकंपोजर होती है, बट डीकंपोजर भी एक तरीके के हेटरोट्रोपिक ही होते हैं। सो मैंने भाई उसको हेटरोट्रोपिक की मोड में ही रखा है। क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसी तरीके से बताना कि एक हेटरोट्रोपिक ही है, ठीक है। सो बायोटिक तो हमने डिवाइड करा है भाई, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और डीकंपोजर विच इज अ वन ऑफ हेटरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे डीपली क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट मैं नहीं चाहता कि इस वन शॉट के अंदर हम कुछ ऐसी बातें करें जो ऑलरेडी आपको पता है या आपको नहीं पता होगा तो हम उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटो मींस सेल्फ, ठीक है, ट्रोपिक मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रोपिक का मतलब मोड ऑफ ट्रोपिक का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organism prepare their own food with the help of natural physical factors of environment। नहीं समझे भाई, प्लांट्स क्या करते हैं, तो प्लांट्स सिंपली क्या करते हैं भाई, सनलाइट लेते हैं, ये रहा पिक्चर, सनलाइट ले ली, इसको देख लेते हैं भाई, सनलाइट ले लेते हैं और सनलाइट लेते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं भाई, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। ये हमने जूम कर दिया, यहां से लिया भाई सनलाइट, सन से ले लिया, ठीक है, और हमारी गैसेस ले ली हमारे एनवायरमेंट से, कौन सी गैस ली भाई, CO2 गैस। वाटर और मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो सोयल जो फैक्टर है, सोयल से हमें मिल जाएगा भाई वाटर एंड मिनरल्स। सो इन सारे कंपोनेंट को लेके
दे डू फोटोसिंथेसिस, और इसके बारे में सारा आपने डीपली पढ़ा हुआ है, the what is the photosynthesis and what are the factors that affect the photosynthesis. So I'm not going to discuss that part of the photosynthesis. So simple, the photosynthesis is a part in which plants produce their own food by taking these components, right? और photosynthesis process में क्या होगा भाई, they liberate oxygen gas and produces starch in the plants, right? So these are the autotrophic. अच्छा, ऑटोट्रोपिक के नीचे नहीं हमने एरो लगा के लिखा है, ये प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या, जो प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोड्यूसर की अगर हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं तो प्रोड्यूसर डेफिनेशन एक देखते हैं, व्हाट आर द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, और यू कैन से कि व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब भाई ऐसी तो कोई सी भी लिविंग कैटेगरी नहीं है जो अपना फूड खुद बनाती है, एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। सो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एंड हमारी बात करते हैं प्लांट्स की, so only these are the two categories which make their own food by the process of photosynthesis, right? so भाई ये हमें कहेंगे, हम इसे कहेंगे प्रोड्यूसर, कि ये भाई खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड, राइट। दूसरी बात करते हैं अभी बायोटिक फैक्टर का, एक हमारे पास था ऑटोट्रोपिक है, सेकंड इज द हेटेरोट्रोपिक। सो भाई हेटेरोट्रोपिक की अगर हम बात करते हैं, हेटेरोट्रोपिक हमारा क्या रहेगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट रेडीमेड फूड और गेट फूड फ्रॉम द अदर बॉडीज, और अदर बॉडीज कौन सी है, वो ऑटोट्रोपिक। सो ऑटोट्रोपिक से फूड प्रिपेयर करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। और हेटेरोट्रोपिक में हमारे भी सबसे जो मेनली रहने वाले हैं भाई हमारे डीकंपोजर, जिसकी हम स्टडी करेंगे और जहां से क्वेश्चन बनेगा और बनने वाला है। और हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, ठीक है। तो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं भाई, कंज्यूमर्स में हमारे तीन कंज्यूमर्स आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक क्वार्टरनरी होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, ठीक है। सो हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आ रहे हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। सो कंज्यूमर तो बताया नहीं आपने, अरे कंज्यूमर्स क्या होंगे, दैट कंज्यूम हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से है भाई, हर्बीवोरस का मतलब है हमारे पास यहाँ पे ऑटोट्रोपिक। कंज्यूमर्स आर द दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को ईट करने वाले भाई कंज्यूमर होंगे, और उसमें भी तीन कैटेगरी डिवाइड करी है, प्राइमरी। अब प्राइमरी के अंदर कौन से आएंगे भाई, प्राइमरी के अंदर वो होंगे जो हर्बीवोरस होंगे, ठीक है। हर्बीवोरस मतलब प्लांट भाई, गाय भैंस बकरी, ठीक है। और क्या इसमें फ्रॉग आ सकता है, ग्रास ऊपर आ सकता है। सो मतलब जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी में आ जाएंगे। प्राइमरी को ईट कर देंगे सेकेंडरी वाले, सेकेंडरी को ईट करेंगे भाई टर्शरी वाले। तो एक तरीके से एक सीक्वेंस चलता रहेगा, तो इसके ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले भी, ये सीक्वेंस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो भाई कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं और प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स की आगे बात करते हैं। डेफिनेशन और नोट्स सिर्फ आपके लिए भी, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ और समझाता रहूंगा, ठीक है। बट ये नोट्स आपके लिए कि आपको कहाँ पे लिटिल हेल्प चाहिए होती है, अभी रिटर्न भाई पक्की पकाई की सबको चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत एफर्ट हमेशा करते रहना चाहिए इसके लिए। चलो प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स की बात मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच organism make their own food by taking the water minerals from the soil, sunlight from the sun, and the gas from the environment, right? So this process I have already discussed with you. So ये producers क्यों हैं और कैसे हैं, क्योंकि खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को। सो प्रोड्यूसर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए। सो प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द सिंपल inorganic matter या substance like carbon dioxide, water and sunlight, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई, ये वाली एनर्जी, हीट एनर्जी जो सनलाइट से मिलेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी और सनलाइट दे प्रोड्यूस फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स आ गए, हमारे सारे प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ गए। अब इन प्रोड्यूसर्स को ईट करने वाले जो होंगे भाई, वो होंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। चलो एक बार प्राइमरी कंज्यूमर पे चलते हैं भाई एक बार। चलो भाई प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, ये देखो, ये हमारा छोटा सा दाना भाई भाई तो नहीं है, ये हमारा छोटा सा दाना है। ये कैसे देख रहा है, भूखी नजरों से, गंदी नजरों से देख रहा है खाने को। ये भाई फूड है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। तो ये प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इनको कौन खाएंगे भाई, इनको खाएंगे हमारे कंज्यूमर, ठीक है। ये हमारा कौन सा कंज्यूमर है भाई, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। सर प्राइमरी कंज्यूमर की डेफिनेशन बताओ, बिल्कुल बता दे भाई। सो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर्स को खाने वाले सारे जितने भी कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर का मतलब है जो भी प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड करी जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था। सबसे पहले हम करेंगे भाई प्राइमरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले किसको ईट करेंगे भाई, वो करेंगे भाई प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द हेटेरोट्रोप्स दैट फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं। सिंस प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोप्स आर टिपिकली प्लांट्स, ऑब्वियस है भाई प्लांट्स ही ऐसी कैटेगरी है भाई। अब एल्गी तो खाने से रही, कहीं कहीं तो खाते भी है, ओ माय गॉड, बट हम तो प्लांट्स ही खाते हैं भाई, ठीक है। तो प्राइमरी यानी प्लांट्स को खाने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके अंदर भाई ह्यूमन तो आते हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन कार्निवोरस भी होते हैं, ओमनिवोरस भी होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस, सबको पता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आते हैं भाई देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभी प्राइमरी कंज्यूमर में, हमारे ग्रास ऊपर आ सकता है भाई, ठीक है, जिसे हम टिड्डा बोल देते हैं, गोट, डियर, और कौन आ सकते हैं भाई बफेलोस, काउस, जितने भी हमारी कैटेगरी है, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। चलो हर्बीवोरस एक भी एग्जांपल है यहाँ पे, छोटा सा है भी। जितने भी हमारे हर्बीवोरस होते हैं इनको हम प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं। ध्यान देना भी, यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनता है। हमारे जितने हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, ये बैठ बेचारे जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे भाई क्या है, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है हमारे जो सीक्वेंस चल रही है उसमें सबसे पहले कंज्यूम करने वाले हेटेरोट्रोप्स कौन है, वो ये हैं, तो इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट लेवल पे कंज्यूमर्स, ठीक है। एज दे कन्वर्ट प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर, ये प्लांट मैटर को ईट करके दूसरे वाले सेकेंडरी के लिए खुद खाना बन जाते हैं बेचारे। कितनी दया वाली बात है ना। हाँ, जब चिकन खाते हैं कुछ लोग, कितनी गंदी बात है, वो भी तो एक तरीके के हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए ना। कोई नहीं, अब इसका साइड इफेक्ट बताने वाला हूं भाई कि कैसे कैसे आगे आगे कैसे कैसे केमिकल्स इंक्रीज हो जाता है जो नॉन वेजिटेरियन है स्पेशल, ठीक है। चलो भाई, इसको भाई एक और कह देते हैं की इंडस्ट्री एनिमल। की इंडस्ट्री का मतलब है कि सबसे छोटी यूनिट भाई, यहीं से हमारे कंज्यूमर्स की एक लेवल स्टार्ट होता है जिसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, फूड चेन कह रहे हैं, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी इतनी देर से बोले जा रहे हो डिस्कस करने वाले, भाई पहले ये तो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही तो आएगा हमारा ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन। तो भाई सबसे पहले हमने डिस्कस किया है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होंगे भाई, दीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। दीज आर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हु फीड प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, आर कौन से होते हैं भाई, दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि अगर बात करते हैं अभी फ्रॉग, ठीक है, स्नेक, और क्या हो सकता है भाई, फॉक्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है भाई। फ्रॉग है जी, ग्रास ऊपर को ईट कर लेगा, ठीक है। स्नेक है, अच्छा इसमें इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स भी आ जाते हैं, कीड़े खाने वाले बर्ड्स, ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। और नीचे हमारे छोटे छोटे दानव है ठीक है। स्नेक हमारे भाई माउस को भी ईट कर लेते हैं। माउस हमारे एक तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर ही होते हैं, वो मतलब फ्लैश भी खा लेते हैं, ठीक है, बट सबसे पहले हम माउस को इसमें ही कंसीडर करेंगे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में। फोक्स हमारे फ्रॉग को भी खा सकता है भाई, बर्ड्स को भी खा सकता है वो, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स को भी खा सकता है, फिश को खा सकता है वो, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए भाई, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, राइट। तो ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर और क्या है भाई, ये हमारे थे प्लांट्स जिसे हम बोल रहे थे प्रोड्यूसर, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया भाई। और इस प्राइमरी कंज्यूमर को नहीं पता कि उसके पास उसकी वेट कर रहा है एक सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एक की वेट में एक बैठे तो हैं ठीक है। अब एक जो खाना बना है वो दूसरे का खाना बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एक सीक्वेंस चलती रहेगी। तो ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है। अच्छा ये आउल भी है यहाँ पे, ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं। क्या कह रहे सर, ये तो मेरे घर का नाम था, कोई बात नहीं, पापा बुलाते होंगे, है ना। चलो टर्शरी कंज्यूमर की अगर बात करते हैं तो टर्शरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, दीज आर हेटेरोट्रोप्स, ये कौन से हेटेरोट्रोप्स है, दीज आर द हेटेरोट्रोप्स हु फीड ऑन, हु फीड ऑन कौन से, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करने वाले ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल की बात करते हैं, देखो भाई यहाँ पे एक हमने सबसे पहले दिया है प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं।
ये प्रोड्यूसर हमारे प्लांट है, उनको ईट कर रहे हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। ये स्नेल आ गया, पोस्टमैन लग रहा है वैसे तो हमें ये। इस पोस्टमैन को, हमारे स्नेल को क्या पता है कि इसकी कोई वेट कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर ने तो ईट कर लिया है, बट यहाँ पे देयर इज अ हॉक, ठीक है, ये हमारा हॉक वेट कर रहा है, ये हमारा टर्शरी कंज्यूमर है, ये इस प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट कर सकता है। तो हमारे जो टर्शरी कंज्यूमर है, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आ सकती है? लायन, टाइगर, इसमें भाई फॉक्स भी आ सकता है, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट में हॉक। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो टर्शरी कंज्यूमर है, दीज आर द टॉप मोस्ट कार्निवोरस। ये हमारे कार्निवोरस, इसमें मेनली हमारे कार्निवोरस आते हैं, कार्निवोरस। एक मैंने आपको बोला था कि टर्शरी के बाद हमारे क्वार्टरनरी होता है, क्वार्टरनरी में सिर्फ कार्निवोरस रहेगा। अब जैसे हम बात करते हैं फोक्स, अब इस फोक्स को तो भाई ये टाइगर भी ईट कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्वार्टरनरी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो दीज आर ओनली कार्निवोरस हु कैन नॉट बी हंट बाय अदर एनिमल। जैसे लायन है, टाइगर है उसमें, और हमारे वल्चर्स हो गए, ठीक है, वल्चर्स गिद्ध हो गए जो हमारे, ठीक है, इनको कोई भी ईट नहीं कर सकता। एंड दीज आर द टॉप मोस्ट कार्निवोरस, मांस ही खाते हैं, मतलब फ्लैश ही खाते हैं। दीज ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये हमारे क्वार्टरनरी में आते हैं, बट हम क्वार्टरनरी को क्या कर रहे हैं भाई, इसी में कंसीडर कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन यहां से नहीं बन रहा है आपका। अगर बनता है तो आपका, मैंने आपको बता दिया, दीज आर द ओनली टॉप मोस्ट कार्निवोरस, दोस कैन नॉट बी हंट बाय अदर एनिमल्स। अब लायन, भाई लायन को कौन ही मार पाएगा भाई, ठीक है, सर गोली, गंदी बात। सेव टाइगर एंड लायन, है ना भाई। चलो अब बात करते हैं टर्सरी के बाद हमारा एक सिंपल से फूड चेन आ रहा है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा अभी। तो अब एक वर्ड लिखा है भाई यहाँ पर, ट्रॉपिक लेवल। अभी मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है, सर कहते बार बार बता रहा हूँ, अभी बता रहे भाई। सबसे पहले भी आते हैं हमारे प्राइमरी में प्रोड्यूसर आते हैं, ग्रास हो गए, ठीक है, इसके अंदर एल्गी हो गई, और एक वर्ड था भाई फाइटोप्लैंक्टन्स। तो भाई फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब क्या है? दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो अंडर द वाटर, या आप कह सकते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको एनिमल्स ईट करते हैं, ठीक है, दीज आर द फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करने वाले छोटे छोटे लिविंग बींग्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। अभी ये अंडर दी वाटर है, हम टेरिस्ट्रियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्वाटिक की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक्वाटिक वाला है। तो एक्वाटिक की जब बात करते हैं तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, देन दे आर ईटन बाय जू प्लैंक्टन, दैट इज द teeny organism. This teeny organism is eaten by the fishes. Now this fish is eaten by seal, or you can say bigger fishes. Okay, and the bigger fishes or the seal, it is eaten by the topmost carnivorous, that is a quaternary, जैसे हम बोल रहे थे ना भाई, सिर्फ फ्लैश ही खाएगा। These are the white shark, ठीक है। अच्छा पॉन्ड की बात करते हैं तो पॉन्ड में एल्गी बनती है, मस्कीटो लार्वा होता है, उसको ड्रैगन फ्लाई लार्वा ईट करता है, उसको फिश ईट कर लेगा, और लास्ट में भाई रैकॉन होता है। ये देखा होगा आपने कहीं कार्टून्स में बड़ा ज्यादा आता है ये, ठीक है। अच्छा बात करते हैं हमारे ग्रासलैंड की, यानी टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। तो भाई ग्रास ही है हमारा सबसे पहला प्रोड्यूसर। ग्रास को ईट करेगा ग्रास ओपर। ये ग्रास ओपर को भाई रैट भी ईट कर सकता है, और यहाँ पे आप ए को लिख लेते हैं फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग भी ईट कर लेगा। चलो फ्रॉग और रैट को भाई स्नेक ईट कर सकता है। सो दीज आर द टर्शरी कंज्यूमर। अब जो स्नेक है, इट कैन बी हंट बाय हॉक, इसको इजिली हंट किया जा सकता है बाय हॉक से। सो जो हॉक है हमारा, वो टर्शरी, टर्शरी के बाद हमारा क्वार्टरनरी, मतलब टॉप मोस्ट कार्निवोर है भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे के सारे देखो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड और कंज्यूमर फोर्थ। तो एक सीक्वेंस चल रही है, एक लेवल चल रहा है, जिसमें ये हमने क्या किया, इन ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है। तो ये हमारा है ट्रॉपिक लेवल। शॉर्ट डेफिनेशन बताओ, बिल्कुल बताएंगे भाई, आ जाओ। तो उससे पहले एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से भी सीबीएसई का और एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं ट्रॉपिक लेवल पे, फूड चेन पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद जब हम बात कर रहे थे, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स क्या होता है भाई? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे हम बात कर रहे थे इन सभी की, ये क्वार्टरनरी वाले हैं, ठीक है। ये क्वार्टरनरी, इन्हें कोई भी हंट नहीं कर सकता है, इफ दे कैन नॉट बी हंट बाय एनी अनदर एनिमल। बट व्हाट हैपेंड इफ दे डाई? अगर ये मर जाएंगे तो क्या होगा भाई? इनके मरने के बाद इनको भी तो कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। सो कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम नहीं, डीकम्पोजर्स करेगा, ठीक है। So decomposers are the microorganism which eat on the dead and decaying matter. भाई गले सड़े मरे हुए जितने भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको ईट करने वाले ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स, आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स।
भाई ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये जू प्लांक्टन्स मतलब आप बात कर सकते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, तो उनको ईट करने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर डिकम्पोजर्स। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एनसीईआरटी का, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। ये जो डिकम्पोजर है छोटे छोटे से, भाई छोटे छोटे से क्या बिगाड़ लेंगे भाई क्या बिगाड़ लेंगे, अब देखते हैं। जितने भी ये ऑर्गेनिज्म होते हैं दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ईट कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं भाई, उनका जितना भी मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर, ये जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको इसको क्या करते हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और उसमें से न्यूट्रिशन बना लेते हैं भाई, उसको डीकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, और वो लिक्विड फॉर्म को देन वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। सो इस तरीके से डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड पार्ट से, डिकेइंग पार्ट से, मरे और गले सड़े पार्ट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को बनाते हैं। एंड दीज सब्सटेंस आर रिलीज इनटू द सॉइल। वेरी गुड, अब समझ आने लगा सर। डीकम्पोजर जितने भी एनिमल्स मरते हैं, तो वो जो मर रहे हैं एनिमल्स, वो जो स्मेल क्यों आते हैं भाई, तो डीकम्पोजर उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, और फाइनली क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट सिंपलर फॉर्म इज एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। राइट सर, अब समझ आया। तो भाई हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो डीकम्पोजर है ये हमारे नेचुरल क्या है भाई, क्लीनर है। हमारी सोसाइटी का हमारा जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। सो दो मेजर रोल है भाई इसके, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, स्पेशल हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट की नहीं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट, सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, एंड दे क्लीन आवर सराउंडिंग बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करके क्या करता है भाई, हमारे सराउंडिंग को क्लीन करता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो डीकम्पोजर पे बिल्कुल चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के कि डीकम्पोजर अगर होंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली इफ डीकम्पोजर्स आर नॉट प्रेजेंट देयर देन once a time of come the heap of garbage will produce and they will not decompose, ठीक है। डिकम्पोज नहीं होगा देन दे प्रोड्यूस फाउल स्मेल एंड दैट फाउल स्मेल मेक द ह्यूमन लाइफ मिजरेबल टू सर्वाइव। मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई जी ना, गंदी स्मेल इतनी आएगी कि क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बचेगा नहीं, ठीक है, और गार्बेज का एक हीप बनता रहेगा, पहाड़ बनता रहेगा, ठीक है। तो डिकम्पोजर को होना बहुत जरूरी है भाई, एक नेचुरल क्लीनर है ये हमारे, ये वेस्ट को क्लीन करते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। बट अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, मतलब डिकम्पोजर नहीं हुआ तो गार्बेज बहुत ज्यादा हो जाएगा और सर्वाइवल बहुत मुश्किल, राइट। सो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है भाई, जबरदस्त, मेरे ख्याल से अब तक आ भी गया होगा। वीडियो चल रही है तो वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भाई मिल जाएगी, चिंता की बात नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन, ठीक है, ये सर्च कर लेना भाई, आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा तो आपको व्हाट्सएप पे मिल सकती है, बट कोशिश ये रहेगी कि आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। चलो भाई, आप क्वेश्चन आ गया डीकम्पोजर का, देखते हैं कहां कहां आया हुआ। 2017 में दिया हुआ सीबीएसई का क्वेश्चन है, व्हाई आर बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। क्यों कहते हैं भाई, अभी तो बताया भाई डीकम्पोजर्स क्या है, सीधा डीकम्पोजर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। इनके दो एडवांटेजेस बताने हैं, अरे अभी तो बता दिया। इनके रोल क्या है वो बता दो, ये सोइल की रिप्लेनिश करते हैं न्यूट्रिएंट, नेचुरल क्लीनर है, रिसाइकल वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, डेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं सोसाइटी से नहीं, एनवायरमेंट से कह सकते हैं हम। चलो, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन अ बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में एसेंशियल, इसके प्रेजेंस एसेंशियल क्यों है भाई, नहीं हुए मतलब ये दिखा दो अब इस क्वेश्चन में कि अगर डीकम्पोजर्स नहीं हुए तो क्या हुआ, डेफिनेटली गार्बेज ही, और गार्बेज आए तो फाउल स्मेल होगी, स्मेल होगी तो डिसीज होंगी, डिसीज होंगे तो क्या हो गया, डिसीज स्प्रेड होंगे तो पॉपुलेशन के लिए एग्जिस्टेंस, उनका सर्वाइवल इट विल बी मिजरेबल, राइट। तो दिल्ली 2016 में भी आया, तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है डीकम्पोजर्स का, ये देख लो आप भाई। यहां से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, बता दिया मैंने, क्वेश्चन आएगा, पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। चलो, क्रिएटेड टेरेस्ट्रियल फूड चेन, अब इसको हम देखने वाले हैं। फूड चेन अभी हमने नहीं किया, तो फूड चेन अब करते हैं। सो एक्चुअली में फूड चेन होता क्या है भाई, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट पिक्चर में, क्या था भाई, सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं,
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कह लीजिए या प्रोड्यूसर कह लीजिए, इन प्रोड्यूसर्स को ईट करने वाले हेट्रोट्रोप्स, ये कौन होते हैं भाई? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ईट करते हैं एंड सेकेंडरी को देन टर्शरी, राइट? सो एक सीक्वेंस चल रही है इन विच देयर इज अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी, और यू कैन से दैट इज द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म बाय ईटिंग देम। भाई एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म ईट करेगा और इस तरीके से एक एनर्जी का फ्लो चलता रहेगा, सीक्वेंस चलती रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड फूड चेन। भाई वर्ड से ही पता लग रहा है फूड चेन क्या है, कि एक चेन जिसमें फूड बनता जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म का, हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाएगा, राइट? तो इट इज द लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in which community through which energy is transferred in the form of food। भाई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसकी फॉर्म में हो रही है? फूड में। कैसे सर? अरे भाई ये देखो, ये क्या है भाई? प्रोड्यूसर है, राइट? इन प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करने वाला है? इनको फर्स्ट कंज्यूमर, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। फर्स्ट ऑर्डर ये कह सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन ईट करेगा भाई? सेकेंडरी। सेकेंडरी को भाई टर्शरी, और टर्शरी को कौन ईट करेगा भाई? क्वार्टरनरी। तो इस तरीके से क्या होगा भाई? ये एनिमल्स इज इटन बाय द अनदर एनिमल्स ऑफ द हायर लेवल। अब भाई ये जो ग्रास ऊपर है, इसको भाई अब ये स्पैरो को तो ईट नहीं कर सकता है ना भाई, आजा फाड़े में देख लेंगे तेरे को। स्पैरो, स्पैरो की बच्ची, बड़े स्पैरो क्या, इसको खाना बना लेगी भी, इसको क्या पता भी स्पैरो से लड़ने जाएगा तो उसका ही ब्रेकफास्ट बनने वाला है वो। ऐसे ही स्नेक भाई स्पैरो के साथ लड़ेगा तो डेफिनेटली द स्पैरो विल बिकम अ फूड फॉर द स्नेक, ठीक है? सो जितने भी हायर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म को फूड बना लेते हैं, और इस तरीके से फूड एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है? इसके ऊपर एक पूरा लॉ भी बना है, लिनियमन जी ने एक 1942 में 10% लॉ दिया था। आगे वाली स्लाइड में वो बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है? ये तो हमारा टेरिस्ट्रियल के बारे में था, टेरिस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, लैंड पे। अगर सेम ये वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या सेम होता है? ये फूड चेन बिल्कुल सही होता है भाई। और यहाँ पे क्या है भाई? फाइटोप्लैंक्टन्स। इस फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन ईट करेंगे भाई? जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को फिश, उसको स्मॉल फिश को लार्ज फिश कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं प्रेडेटर। तो इस तरीके से भी क्या एक सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है? अब यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है भी, फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर? तो भाई फूड चेन में देख लेते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। प्रोड्यूसर ग्रास ऊपर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास ऊपर को स्पैरो ने ईट किया सेकेंडरी, सेकेंड किया टर्शरी, एंड देन लास्ट में आपको मैंने बताया था जो प्रेडेटर होता है, मतलब लास्ट वाला, ठीक है? ये हमारा हो गया क्वार्टरनरी में, ठीक है? और जब ये क्वार्टरनरी भी जब मर जाएगा भाई, आफ्टर देयर डेथ दे इज इटन बाय डीकंपोजर्स। भाई साहब हर बॉस का एक बॉस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बॉस सोच रहा था इसको कोई बॉस नहीं है, तो भाई उसके मरने के बाद उसका भी बॉस आ गया है, डीकंपोजर्स, ठीक है ना? तो भाई कोई बड़ा नहीं होता, सबके पीछे एक चेन चलती रहती है, और ये डिकम्पोजर एनर्जी को फिर कहां दे देंगे? प्रोड्यूसर्स को, यानी सोइल को, और सोइल से फिर देन प्रोड्यूसर्स में आ जाएगा। सो एक तरीके से भी ये एनर्जी एक साइकिल चलती रहती है एनर्जी की, यहां से एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरीके से होती है भाई, एक एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है वो डेफिनेटली वहीं आ जाएगी जहां से स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है? चलो फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं भाई। सबसे पहला जो हमारी फूड चेन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है? इट ऑलवेज फ्लो इन स्ट्रेट लाइन। भाई एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है? और एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एनर्जी का जो फ्लो है एक ही डायरेक्शन में होगा भाई। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी कहां से ट्रांसफर हो रही है भाई? एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है, इनमें से कोई सा भी ऐसे नहीं कि एनर्जी यहां भी घूम रही है, नहीं। एक सिक्वेंशियल फ्लो चल रहा है, एक लीनियर फ्लो चल रहा है, जिसमें एनर्जी लीनियर फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है? ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। चलो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा कि देर इज ओनली 4 to 5 तो नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3 से 4, ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल।
इसमें भाई 3 से 4 मैक्सिमम 5 होंगे, 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम की बात करते तो 5, और अदरवाइज जनरल की बात करते देयर आर ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। अच्छा, कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है भाई? अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट से यानी प्रोड्यूसर से बात करते हैं। अब मैं इस डोगी को पीटने वाला हूं क्योंकि हमेशा मेरी वीडियो में आकर हमारी वीडियो खराब कर देता है। सो प्रोड्यूसर से हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर से हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है भाई, इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, देयर इज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर। फूड चेन में सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। और ये जो प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी लेते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स, अगर ये तो हमने बात करी थी कंज्यूमर्स की, तो ये जो प्रोड्यूसर है ये कितनी एनर्जी लेते हैं? दे टेक ओनली 1% ऑफ एनर्जी। किसकी एनर्जी? सोलर एनर्जी भाई, सूरज की, सन की एनर्जी। ये ध्यान रखना भी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर प्लांट्स एनर्जी गेन कर रहा तो दे आर टेकिंग ओनली द 1% ऑफ एनर्जी, और अगर कंज्यूमर्स की बात करें दे टेक ओनली द 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रीवियर, यानी आप कह सकते हैं आपका जो छोटे लेवल का ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकोसिस्टम क्या होता है? भाई इकोसिस्टम इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच लिविंग एंड द नॉन लिविंग, दैट इज बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अभी बताया मैंने स्लाइड में। ठीक है, ऑटोट्रोप्स आर द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। भाई फूड चेन के बारे में भी बताया मैंने आपको, ये फूड चेन है हमारी। तो कह रहा है कि जो ऑटोट्रोप्स है ये हमारे फर्स्ट लेवल है। भाई बिल्कुल सही है, दीज आर द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन बिकॉज these are the only organism which can prepare food by the process of photosynthesis। so यही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो इसलिए हमें इसे फर्स्ट लेवल बोला है किसका? फूड चेन का। गिव रीजन, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दे देना भाई। इन अ फूड चेन फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक असाइन इन द ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग टू विच कैटेगरी दे कंज्यूमर्स बिलोंग टू। भाई कौन सी कैटेगरी पे बिलोंग कर रहे हैं? अब मैंने आपको भाई ट्रॉपिक लेवल बताया नहीं, तो ट्रॉपिक लेवल एक बार बता देता हूँ कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म का फ्लो 1 2, एक लेवल में एक ही ऑर्गेनिज्म होगा। और डेफिनेशन चाहिए, अरे बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ। पहले देखते हैं अभी कि होता क्या है, क्वेश्चन में क्या है। भाई वो बोल रहे हैं इनको फूड चेन में अरेंज करना है। ठीक है, और टू विच कैटेगरी कंज्यूमर्स बिलोंग टू, कौन सी कैटेगरी से? तो सबसे पहले तो भाई ग्रास ही आएगा, जो हमारा प्रोड्यूसर है। ग्रास को कौन ईट करेगा? इंसेक्ट। ये हमारा इंसेक्ट कौन सा आ गया? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट को ईट करेंगे भाई फ्रॉग। ठीक है, सो फ्रॉग हमारा आ गया भाई सेकेंडरी, और लास्ट बचा हमारे पास स्नेक। तो स्नेक आ गया हमारा भाई, ये हमारा आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये हमारा आ गया टर्शरी। तो टर्शरी ग्रुप में हमारा लाई करता है स्नेक। ये बाकी आपको बता दिया सारा सारा, ये हमारा प्रोड्यूसर्स हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पे जो हमारा ट्रॉपिक लेवल लगा के रखा है। क्या होता है ट्रॉपिक लेवल? व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? सो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। भाई हर एक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होती है एनर्जी। सो उस लेवल को, उस स्टेप्स को जिसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। अब हमारा जो स्टार्ट होता है ट्रॉपिक लेवल कहां से स्टार्ट होता है? दिस स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हमारा जो सबसे पहले अभी क्वेश्चन भी आया था कि व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, या व्हाई वी हैव पुट दिस इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, राइट? सो इसलिए भी ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ट्रॉपिक लेवल मैंने आपको क्या बताया? दीज आर द स्टेप्स। ये वो स्टेप्स है जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब फर्स्ट स्टेप में कौन आती है भाई? प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सो दीज आर द फर्स्ट लेवल ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, सेकंड में क्या होगा भाई? इसमें हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे। भाई प्राइमरी कंज्यूमर ही तो ईट करेंगे ना। सो प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। सो दीज आर सेकंड ट्रॉपिक लेवल। याद रखना सेकंड ट्रॉपिक लेवल आ गया जिसमें हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ रहे हैं। यार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से मैं क्वेश्चन देने वाला हूं अभी आपको। चलो अभी ये क्या? अभी सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है दीज आर रिटन बाय थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और यू कैन से थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर आ रहे हैं। याद रखना भाई हमारे फर्स्ट लेवल में प्रोड्यूसर आ रहे हैं, सेकेंडरी में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ गया, देन टर्शरी और एपेक्स प्रेडेटर, जिसको हम बोल रहे थे भाई टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, क्वार्टरनरी बोल रहे थे जिसे हम, क्वार्टरनरी यानी फोर्थ वन। चलो कौन कौन से ग्रीन प्लांट्स होंगे इसमें? हर्बीवोरस आ गए, कार्निवोरस, ये सारे कार्निवोरस चलेंगे आगे। ठीक है, टर्शरी में आ गए हमारे सेकेंडरी कार्निवोरस, और देन वल्चर्स आ गए हमारे।
लायन हो गए, टाइगर हो गए, दीज आर द टॉप कार्निवोरस, राइट? दीज आर द ट्रॉपिक लेवल। सो वन बाय वन जो स्टेप्स होते हैं, दीज आर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ से क्वेश्चन और आपका बनेगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड में बस ये आ जाएगा कि जितने भी ये लेवल है, इसमें कितने, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर, कितने ऑर्गेनिजम्स है उसमें, वो हमारे ट्रॉपिक लेवल आ जाएगा। देख लेते हैं वो भी। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है जहां से डिफरेंस बनेगा। हमने क्या था भैया अभी फूड चेन, ठीक है, ये फूड चेन है हमारा। फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी करी है हमने, ठीक है। अब फूड वेब क्या होता है? अब यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि भी हमारी जो फूड चेन थी, इसमें एक सिक्वेंशियल फ्लो चल रहा था एनर्जी का। मतलब एक सीक्वेंस में एनर्जी चल रही थी भी। एक जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज ओनली इटन बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म एट द हायर ट्रोपिक लेवल। जो शक्तिशाली होगा भाई, जिस कहते हैं ना हरियाणवी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भाई जिसके पास मोर पावर है वो मतलब हायर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, हायर ट्रोपिक लेवल में आ रहा है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में चल रहा है सारा का सारा, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है सारा का सारा, ठीक है। बट फूड वेब, अब वेब का मतलब ऐसे तो होता है भाई जाला। अब ऐसा है भाई वहां पर फूड वेब में नंबर ऑफ फूड रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या नंबर ऑफ पाथवेज होंगे। तो क्या होता है भाई? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पीसीज। मतलब क्या भाई? भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक इंटर रिलेशनशिप बना रहे हैं बिटवीन वेरियस स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज के अंदर। नहीं समझे? एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें क्या है? दीज आर द कॉर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, लेवेंडर्स एंड मैंगोस। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारी जितनी भी सारी कैटेगरीज है, दीज ऑल आर प्रोड्यूसर्स, राइट? प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करेगा भाई? प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। सो दीज आर द फर्स्ट ग्रासहोपर दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। दिस ग्रासहोपर इज ईटन बाय अनदर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये रेड को क्या पता है भाई? वहां पे हमारा कौन वेट कर रहा है? पाइथन भाई साहब, हमारे फ्रेंड वेट कर रहे हैं। हर दुनिया में सांप है, दोस्त ही सांप है, दोस्त का, है ना भाई? तो ये पाइथन वेट कर रहा है हमारा, ये हमारा टर्सरी आ गया, ठीक है। और इस टर्सरी वाले को क्या पता भी क्वार्टरनरी भी वेट कर रहा है उसके फूड की। सो एक चेन तो हमारी ये बन गई भाई, ये इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ गंदी सी। ये बन गया हमारा, ये हमारी फर्स्ट चेन बन गई। अब दूसरा देखते हैं भाई, क्या ये ग्रास ऊपर उसको रैट ही खाएगा? नहीं भाई, इट कैन ऑल्सो इटन बाय फ्रॉग। दिस फ्रॉग कैन बिकम फूड ऑफ स्नेक, ठीक है। तो अभी फूड चेन कैसे चल गई भाई? ये चल गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे क्या हुआ? अगर यहाँ पे ग्रास ऊपर को रैट ईट नहीं करता तो डेफिनेटली इट बिकम द फूड ऑफ किसका? फूड ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस चल रही है, एक नंबर ऑफ पाथवेज भी अवेलेबल हो रहा है भाई। अगर ये ग्रास ऊपर को भाई ग्रास ऊपर तो खाना बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये या तो इसका खाना बनेगा या इसका खाना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ पाथवेज आर अवेलेबल। नाउ अगर हम देखते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। ये हमारा सोच रहा है फ्रॉग कोई बात नहीं, मुझे खाना मिले ना मिले, बट ये खुद किसी का खाना बन सकता है। इट कैन बी ईटन बाय ईगल, इट कैन बी ईटन बाय ड्रैगन फ्लाई, और इट कैन बी ईटन बाय, अरे ये कैसे हो सकता है? ये ड्रैगन फ्लाई को ईट कर सकता है, ठीक है। ईगल फ्रॉग को ईट कर सकता है। अगर इसको ग्रास ऊपर नहीं मिला तो वो क्या करेगा? अल्टरनेट फूड सो देखेगा। अल्टरनेट का मतलब और फूड देखेगा। तो उसके पास क्या खाने के लिए? ग्रास ऊपर ही है? नहीं भाई, वो ड्रैगन फ्लाई खा सकता है, वो फ्रूट फ्लाई खा सकता है, बटरफ्लाई को ईट कर सकता है। तो उसके पास तो नंबर ऑफ फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्या ना भाई, पार्टी ही पार्टी है। रसगुल्ले मिल गए, चाउमीन मिल गए, बर्गर, गोलगप्पे, दही बल्ले सारे मिल गए उसे। तो दो गोलगप्पे नहीं मिले तो दही बल्ले खा लेगा भाई, ठीक है। इस तरीके से अब ग्रास ऊपर नहीं मिला कोई बात नहीं, बटरफ्लाई चल जाएगी, यम्मी, है ना। चलो भैया, चलो। तो नंबर ऑफ फूड रिसोर्सेज जहां पे अवेलेबल होते हैं, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरकनेक्शन होता है। यानी यही तो डेफिनेशन थी हमारी, कि जहां पे हमारे रिलेशनशिप्स होता है किसका? वेरियस स्पीसीज का, बहुत सारी स्पीसीज का एक ऑर्गेनिज्म के साथ, एक ऑर्गेनिज्म का नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ इंटर रिलेशनशिप होता है बाय मींस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। भाई एनर्जी की फॉर्म में ही तो ट्रांसफर होगा। अब इंटरलिंक कैसे है भाई? कोई कॉपियां थोड़ी देनी है, नोट्स थोड़ी देने हैं, सीधा फूड बनना है एक दूसरे का, है ना भाई। बहुत सारे फूड रिसोर्सेज है, सो दैट इज कॉल्ड फूड वेब। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो भी करेक्टरिस्टिक्स तो पहली अगर हम बात करते हैं, सो नंबर ऑफ पाथवेज आर अवेलेबल। पाथवेज, पाथवेज का मतलब है कि बहुत सारे फूड रिसोर्सेज है, ठीक है, अवेलेबल। दूसरा क्या भाई, इससे हमें क्या पता लगता है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन,
हमें से नंबर ऑफ पॉपुलेशन का पता लगता है भी कितनी पॉपुलेशन है, एंड अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज, अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज। तो ऐसा नहीं है कि भी एक ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिला, लोअर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, एक वही बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की थी मैंने, तो इकोलॉजिकल पिरामिड में आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो प्रोड्यूसर्स है यहाँ पे बहुत सारे टाइप के प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, ग्रासेस हो गए, ब्लैकबेरीज हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये प्रोड्यूसर्स की काउंटिंग में अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इफ वी go on counting the number of species in a particular tropic level of food chain, tropic level of food chain, फूड चेन का जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें अगर हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो फूड चेन इज टर्म्ड एज और इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। भाई एक पिरामिड बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अभी प्राइमरी कंज्यूमर्स की, तो यहाँ पे हम रैबिट्स को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ काउंट ऐसे नहीं कि चार ही होंगे, देर आर द मोर नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सेम एज सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे कॉर्न स्नेक की बात करें तो एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे, मल्टीपल हो सकते हैं। सेम एज टेरिटरी की बात कर रहे हैं ईगल की, तो देर कैन बी मोर नंबर ऑफ ईगल, बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है भाई कि ये जो हमारा जो टॉप मोस्ट लेवल के जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, या दे आर गोइंग टू वैनिश फ्रॉम द एनवायरमेंट, सोसाइटी से। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन है कि व्हाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर ट्रॉपिक लेवल इज गोइंग टू वैनिश, वो क्यों खत्म होते जा रहे हैं, तो उसको एक रीजन है, और वो हम स्टडी करने वाले हैं बायोमैग्निफिकेशन के टॉपिक में। सर क्या होता है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतनी आसानी से कैसे बता दूंगा, है ना भाई। चलते आगे चलते हैं, एक्टिविटी, वाओ, देखते हैं भाई किस किस को आता है। भाई मैं चाहता हूँ कि वैसे तो ये एक्टिविटी आपको, मैं चाहता था मैं वीडियो पोस्ट करूँ और भाई आप लोग इसे खुद करें। आई थिंक अगर आपने इस चीज को देखा होगा ना, एक्टिविटी को, अभी तक का टॉपिक अगर आप कंटिन्यूटली वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो आपको एक्टिविटी समझ आ जाएगी, एक बार देखना है इसको। अच्छा, मेरे ख्याल से देख लिया होगा आपने सभी ने, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्या करे भाई, पकी पकाई खीर खानी है सभी लोगों ने, है ना भाई। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, बट मैं चाहता हूँ कि पर्सनली दिल से ये चाहता हूँ भाई, अगर ग्रो करना है ना कुछ थोड़ा हार्डवर्क आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे भाई प्रोड्यूसर, प्रेडेटर और प्रे दिए हुए हैं, आपको इसके अंदर फिल करना है। बहुत ही एक आपका मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है कि कैसे कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो टाइम लिमिट बाउंड कर लेना अपने लिए, 1.5 मिनट या 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अरे हो सकता है वैसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले देखो, सबसे नीचे आपको डेफिनेटली पता होगा भी वहां पे प्रोड्यूसर्स होंगे, राइट। तो ये ग्रासेस आ गए हमारे, यानी प्रोड्यूसर्स में आ गए, ये हमारे हैं प्रोड्यूसर्स, राइट। अब प्रोड्यूसर्स ग्रास को ईट करने वाले क्या हो सकते हैं, ग्रास को भी ईट कर सकते हैं हमारे ग्रास ईटिंग बर्ड्स और इंसेक्ट्स, राइट। सो हम बात कर लेते हैं भाई, ये बर्ड्स आ गए और ये हमारे ग्रास ईटिंग इंसेक्ट, ग्रास ईटिंग बर्ड्स और इंसेक्ट। सो इंसेक्ट को कट कर दिया भाई, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स को कट कर दिया भाई, हमारा ग्रास हो गया। अच्छा, अब बचे हमारे पास माउस, तो ग्रास भाई माउस भी ईट कर सकता है। ठीक है, अच्छा बचते हैं हमारे कौन कौन से बचे हैं, हॉक, रैबिट एंड फॉक्स। तो क्या हमारा माउस भाई आ सकता है इसके अंदर जब हमारे पास रैबिट ऑलरेडी अवेलेबल है? नहीं भाई, ये हमारा देखते हैं भाई, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा रैबिट, बक्स बनी। ठीक है, अब रैबिट को कौन ईट कर सकता है भाई, रैबिट को हॉक ईट। अच्छा, यहाँ पे इंसेक्ट भी दिया हुआ है, इंसेक्ट को कौन ईट कर सकता है भाई, इंसेक्ट को इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स कर सकते हैं, इंसेक्ट को इंसेक्ट के बर्ड्स ईटिंग बर्ड्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यार लिखा हुआ सर, कोई बात नहीं भाई, आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है, बर्ड्स को भाई हॉक भी खा सकता है, रैबिट को भी हॉक खा सकता है। अब बचा क्या, फॉक्स, फॉक्स, माउस को भाई फॉक्स भी खा सकता है और बर्ड्स को भी खा सकता है भाई फॉक्स। तो इस तरीके से हमने ये टेबल फिल कर लिए, ये हमारे हो गए भाई कंज्यूमर्स टॉप मोस्ट। अभी हमारे कहाँ तक पहुंचे, अभी हमारे कार्निवोरस हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से फिल करने हैं आपको, पहले हमारे आ जाएंगे, इनको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद, अच्छा प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आएगा, ये हमारे प्लांट्स आएंगे
प्रे यानी जिसको हंट किया जाएगा, ठीक है, और ये आ गया हमारा प्रीडेटर, ठीक है, फाइनली प्रीडेटर। चलो ये हमारा क्वेश्चन था भाई। सर आपको तो 3 मिनट लगे हैं, हम आप 1.5 मिनट दे रहे हो, नाइंसाफी। अरे भाई समझाना भी तो है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा भाई, 10% लो, इसी की तो वेट कर रहे थे हम। कब दिया था ये, लैंडीमैन जी ने 1942 में। और वो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, किसी अदर ऑर्गेनिज्म ने ईट किया, अदर ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल, देन व्हाट हैपन, क्या होगा भाई। अगर एक ऑर्गेनिज्म को किसी हायर ट्रॉपिक लेवल ने अपना खाना बना लिया, फूड बना लिया, लंच ब्रेकफास्ट डिनर बना लिया, तो क्या होगा, देन ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। चलो अब इसको कैसे देख लेते हैं एग्जांपल और एक क्वेश्चन के साथ। भाई ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब इन प्रोड्यूसर्स के पास एग्जांपल ले लेते हैं भाई हम। इनके पास है एनर्जी 10,000 है, ठीक है, 10,000 जूल एनर्जी है। अब 10,000 जूल एनर्जी है, तो जब इनको प्राइमरी कंज्यूमर हीट करेंगे तो भाई सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी यहाँ से, 10%, बाकी की 90% कहाँ गई, वो 90% भाई एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी इन सराउंडिंग या एनवायरमेंट में, ठीक है। सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी यहाँ से। तो 10% कितनी होगी भाई इसकी, 10% देखते हैं भाई 10% कितनी है। इसका 10% कर लो भाई, मैथ सर वीक है, आप ही कर दो ना, हम तो वीडियो देख रहे हैं। चलो भाई कर देते हैं। तो ये आगे भी थाउजेंड्स, तो यहाँ पे थाउजेंड्स जूल गया। सेम एज प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर यूज करेगा तो उसका 10% यानी 100 जूल, 100 का 10% भाई 10 जूल, यानी टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी जाते जाते बहुत ही कम एनर्जी बचती है भाई। और अगर क्वार्टरनरी पे जाए उसका 10% यानी 1 जूल। सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी, मोस्ट क्या 90% ऑफ एनर्जी गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट कह लीजिए या अनदर एनवायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द organism in next tropic level, that is called 10% law। यही तो हमारा 10% लॉ है, समझ गए। चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन हाजिर है भाई। ये हमारे पास आ गई है कितनी एनर्जी, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। ये आ रही है कितनी एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा। मैंने आपको बोला कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट प्रोड्यूसर नेक्स्ट लेवल में जा रहे थे और 10% होगी, लेकिन जब ये सन से हीट ले रहा है कौन, प्रोड्यूसर, यहाँ पे सिर्फ 1% एनर्जी ट्रांसफर होगी भाई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारी कितनी एनर्जी है भाई, ये हमारी एनर्जी है भाई थाउजेंड्स जूल। तो थाउजेंड्स जूल का 1%, थाउजेंड का कितना परसेंट, 1%, कितना हो गया भाई 10। तो सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी किस पे, प्लांट्स में यानी प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। यहाँ पे पजल मत हो ना, क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाई के उसमें, ठीक है। तो भाई 10 जूल एनर्जी गई हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में, ये 90% कहाँ गई, ये एनवायरमेंट में चली गई भाई, लॉस्ट हो गई भाई, ठीक है ना। ये 1 जूल इसके पास आई है। ये हमारा क्या भाई, ये हमारा है सर प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोरस। अब इसको भी एड कर लिया भाई लायन ने। वैसे तो लायन हमारा टर्शरी में आ जाएगा या क्वार्टरनरी में आएगा, बट हमारे पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई, सिर्फ यही दिया कि इस डियर को हंट कर रहा है कौन, लायन। सो लायन पे भाई इस 1 जूल का 10% कितना जाएगा, तो भाई 1 का 10% कितना होगा, 1 का 1% कितना होगा, तो हमारे पास जाएगा भाई 0.10%, सॉरी ये गया, तो 0.1 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। अच्छा मान लीजिए ये डेड हो जाता है, इसको शूट कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा भी डीकम्पोजर्स में, ठीक है। अब डीकम्पोजर्स में कितना जाएगा भी, नेक्स्ट में 1% कर लो इसका, तो 0.001 जूल। तो हमारा जो डीकम्पोजर था बेचारा इतू पितू छोटी सी एनर्जी पहुंचती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है व्हाट इज डिपिक्टेड इन दिस बिलो मेंशन स्कीम। भाई क्या ये 2012 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, कह रहा भाई ये क्या डिस्क्राइब करा हुआ है अभी, ये क्या है। सर इतनी बार तो बता दिया आपने, ये क्या है,
ये लैंडीमन का 10% लो है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी, बिल्कुल सही। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ 4 है, ये 40 है, 400 है, मैं पूछ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में इस सन ने कितनी एनर्जी दी होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो भाई इसका ये 1% एनर्जी ले रहा था, तो यानी इसका 100% यहाँ से दिया होगा, तो 100% कितना होगा भाई, 40,000 किलो जूल, ठीक है। कैसे में क्वेश्चन आपको चेक कर लेना चाहिए भाई, क्रॉस ओवर कर लेना चाहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। याद रखना सेकंड ट्रॉपिक लेवल की मैंने बार बार फोकस किया था भी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है क्या? सेकंड ट्रॉपिक लेवल का मतलब है प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर। तो मैं लिख देता हूं एक बार, ये सेकंड, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है भाई प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक। क्वेश्चन अब समझ आ जाएगा आपको। ऑफ द फूड चेन इफ एनर्जी अवेलेबल एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 1000। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमारे कौन आते हैं, ये हमारे आते हैं प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इनके पास है अभी 1000 जूल, और 1000 जूल का 10% कितना होगा भाई, 100 जूल एनर्जी। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल के पास कितना आएगा भाई, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी आएगा भाई, 100 जूल। चलो 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन 2012 का, ये मैंने आपको जस्ट बताया है मैंने, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद करो, मैंने आपको इसको बता दिया वैसे, कह रहा है ये फूड चेन है आपकी, ठीक है। ग्रास, डियर, लायन, जो आपको जस्ट एग्जांपल बताया मैंने सेम यही है। देखो ग्रास, डियर एंड लायन, यहाँ पे था 1000, अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन में, और बार थोड़ी सेम क्वेश्चन दूंगा। तो भाई 10,000, अब 10,000 का देख लो आप भाई, कह रहा है ग्रास के अंदर अवेलेबल सोलर एनर्जी अवेलेबल टू ग्रास, ग्रास के पास 10,000 है भाई, कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी डियर एंड डियर टू लॉयन, बाई 10%। लैंडी मंजी की जय हो, मुगैम्बो जय हो। चलो अब देखते हैं वेस्ट, भाई अच्छा क्वेश्चन आ गया। वेस्ट क्या होता है सर, जब मैं छोटा था तो मेरा भाई मुझे बोलता था कि तू वेस्ट है। अरे वो वेस्ट नहीं होता है। तो वेस्ट क्या होता है, अगर वेस्ट की हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जो छिलके पड़े हुए हैं, ठीक है, किसके हैं, पील्स है, ये वेजिटेबल्स पील्स हो गए, हमारे फ्रूट के पील्स हो गए, लीफ हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, वीट हो सकता है, हस्क हो सकता है, ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी सारे के सारे मटेरियल है, ये सारे के सारे वेस्ट है भाई। प्लास्टिक बोटल्स में वेस्ट नहीं है सर, है बिल्कुल है। तो वेस्ट होता क्या है भाई, वेस्ट होता है द लेफ्ट ओवर एंड अनयूज्ड मटेरियल, अनयूज्ड मटेरियल which is no longer in use, which is no longer in use। एक बच्चे से मैंने पूछा भी वेस्ट क्या होता है, कि मैंने बोला जैसे अनयूज मटेरियल है, मतलब कहता सर कि ये जो, मतलब बच्चे का नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने बोला सर ये तो पढ़ता ही नहीं बच्चा, इसका दिमाग अनयूज है, तो ये भी तो वेस्ट मटेरियल हुआ। अरे मटेरियल में हम बात करें, नॉन लिविंग की बात करेंगे, लिविंग सब काम के होते हैं भाई, वो अलग बात हम यूज नहीं करते। तो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल हो गया या अनयूज मटेरियल हो गया, जिसको काफी टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं या यूज के लायक बचा ही नहीं है, दैट आर वेस्ट। नाउ वेस्ट को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा होगा भाई, ये जो केमिकल है ये हमारा, ये वेस्ट है जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब क्या होता है सर भाई, बायोडिग्रेडेबल, देखो ब्रेक कर लो इसे। बायो का मतलब जहां आगे यानी वहां पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा। डी ग्रेड का मतलब क्या होगा, डी ग्रेड का मतलब होता है डिग्रेड कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। तो ऐसे मटेरियल जो डिग्रेड किए जा सकते हैं, जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, दैट आर बायोडी वेस्ट, ठीक है। और जिनको नहीं कर सकते, दैट आर नॉन बायोडी वेस्ट। भाई एग्जांपल क्या है भाई, आप थोड़े से कोई एक पेपर ले लो, कोई या वेजिटेबल पील ले लो, आप हस्क ले लो जिसे तूड़ी बोल देते हैं, ग्रेन्स ले लो, वीट ले लो, ठीक है, लीव्स ले लो प्लांट्स की, इन सबको बरीड कर दो मंथ के लिए, मंथ या 15 डेज या 20 डेज के लिए। सेम एज आप एक प्लास्टिक की बोतल को ले लो, ठीक है, उनको बरीड करो। अगर आप बरीड करते हो तो 15 डेज 20 डेज के बाद अगर आप देखते हैं, तो भाई ये जो मटेरियल होंगे, दिस इज स्लोली इटन और समथिंग इटन, मतलब कुछ अमाउंट तक वो इटन होंगे या खाए होंगे या सड़ चुके होंगे या मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। बट ये वाले वेस्ट एज इट इज 10 साल के लिए रख दो, कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, क्यों भाई ये डिकम्पोज ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अजय देवगन की एक मूवी थी 2 अक्टूबर को, वो कहाँ गए थे, किसी सत्संग में गए थे, याद होगी मूवी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही। तो उस मूवी में क्या हुआ था, उस मूवी में भाई एक उसकी जो डॉटर थी, उसने एक बॉय को किल कर दिया था,
अनफॉर्चुनेटली हो गया, उस मूवी का सीन था ये, ठीक है। और उस मूवी में क्या होता है, उसने क्या किया, उसकी डेड बॉडी को जो बॉय था उसको बरीड कर दिया था उनके सामने, ठीक है। तो एक्चुअली में डेड बॉडी तो नहीं थी, ठीक है, जो भी थे अकॉर्डिंग टू मूवी उसने बरीड करा। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है मूवी के लास्ट में, तो उसमें क्या था भाई, वो ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं मिलता है, मतलब वो बॉय नहीं था, एक डॉग था। और वो डॉग भी था भाई, तो डॉग क्या एज इट इज ही मिला था, डॉग नहीं मिला भाई, वो क्या था, उसका सिर्फ स्केलेटन मिला, स्केलेटन। तो अभी इन 2 महीने 3 महीने जो भी गैप उन्होंने बताया हुआ था, उसमें सिर्फ वो मसल्स कहाँ गए उसके, जो वो डॉग की जो मसल्स थी, ठीक है, प्रोटीन कहाँ गया वो, भाई दीज आर स्लोली इटन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द सोइल, राइट। तो वो हमारा बायोडिवेस्ट कह सकते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, ये हमारा इनऑर्गेनिक वेस्ट है, राइट। तो जब उसको बॉडी को निकाला गया तो स्मेल प्रोड्यूस हुई, तो डिकम्पोजर ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उसको ईट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो भाई जितना भी हमारा बायोडी वेस्ट है, इसको हम कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं, यानी खाद बनाने में। न्यूट्रिएंट देता है बट इन लेस अमाउंट, ठीक है। चलो अब बायोडी वेस्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। बायोडी वेस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन बी डीकम्पोज और डिग्रेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई, भाई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज है। तो दीज आर बायोडी वेस्ट, लाइक फ्रूट पील्स हो गया, वेजिटेबल्स पील्स हो गया, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, भाई इसमें हम वीट, हस्क, ग्रेन्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे जो ईटन हो सके, ठीक है। बाकी ग्रेन्स खराब नहीं करने चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि बायोडिग्रेडेबल के जो वेस्ट होते हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज अभी मैंने आपको बताया कि डीकम्पोज उनके ऊपर ऐड करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डीकम्पोजर्स। तो बायोडिवेस्ट क्या होते हैं, बायोडिवेस्ट इट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, ठीक है। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, ये इसका एक बेनिफिट है। हार्मफुल, हाँ हार्मफुल भी बताएंगे भी भाई। बायोडिवेस्ट को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली removed from environment and does not cause pollution। ये पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है, पोल्यूशन फ्री है, यानी एनवायरमेंटल फ्री है, ठीक है, पोल्यूशन नहीं करता है। ये इसके बेनिफिट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। इसको हम किसी न किसी तरीके से डिकम्पोज करके यूज कर सकते हैं मैन्योर बनाने के लिए, ठीक है। इसको हम मैन्योर बना सकते हैं, जो मैं फर्स्ट पॉइंट पे बता चुका हूँ आपको कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है। इसको हम इजीली क्लीन कर सकते हैं बाय द डिकम्पोजर्स। बट इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे भाई, ठीक है, सोचने की बात है भी, ये तो हर तरीके से हमें एडवांटेज दे रहे हैं, ठीक है। क्या इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, वाह इतने सारे हार्मफुल, इतने तो सर बेनिफिट नहीं पाए भाई, हर चीज के प्रो और कॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले है कि भाई अगर ये हार्मफुल जो बायोडी वेस्ट है, इस बायोडी वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, ग्रेडेबल वेस्ट को एबल, ये जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो गया, ठीक है, मतलब एक टेंडेंसी रहती है ह्यूमन की भाई वो वेस्ट ज्यादा करता है, ठीक है। अगर ये वेस्ट बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होगा, मोर एंड मोर अमाउंट में होगा, और डिकम्पोजर्स वहां पे एक्ट कम कर रहे हैं, मतलब डिकम्पोजर नहीं है, या वो ऐसे ही रोटन हो रहा है, ठीक है, डिके हो रहा है, सो क्या होगा, डेफिनेटली देयर विल बी द breeding of the mosquitoes over there, and if there is a breeding of the mosquitoes over there, then definitely there will be the disease like cholera, typhoid, definitely there will be, right। so यहाँ पे भाई मस्किटोज की ग्रो होगी, ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग की वजह से डिसीज होंगे, टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है। अब वाटर हो रहा है तो गंदा पानी होता है जो, ठीक है, वहां पे भी खड़ा पानी बोल देते हैं जिसे, वहां पे भी मस्किटो की ब्रीडिंग हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट के देखते हैं, इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल दैट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। भाई अभी तो हम कह रहे थे कि भाई एनवायरमेंट को फ्री करता है, बिल्कुल करता है, बट अगर भाई इफ यू प्रोड्यूस दिस बायोडी वेस्ट टू द लार्ज एक्सटेंट करने पे क्या होगा भाई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, ठीक है। दैट रिजल्ट द लाइफ मिजरेबल, ओके। it result to change in the pH level of soil, hence affect the fertility। भाई जितने भी वेस्ट है भाई, अगर ये अल्कलाइन हुआ, यानी बेसिक नेचर का हुआ, तब बेसिसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है भी इसके अंदर कोई एसिडिक फूड होगा ज्यादा, तो उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, तो आप कह सकते हैं भी सॉइल या तो एसिडिक या बेसिक हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, ठीक है, पूरा नोट्स बना रखा है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बट ओनली टेलीग्राम चैनल पे भाई, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन को सर्च कर लेना भाई,
केमिस्ट्री गुरुजी, सारे मिल जाएंगे भी। और कमेंट जरूर किया करो भी कौन सा चैनल आपको कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, किसका वन शॉट चाहिए। ऑलमोस्ट सारे के वन शॉट और ब्रीफ टॉपिक का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो आप कमेंट कर देना वीडियो में, वो आपको उस टाइम पे मिल जाएगा इंस्टेंट। और भाई शॉर्ट्स बहुत अच्छे बनाए हुए स्पेशली साइंस के आपके लिए, तो लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना अगर अच्छे लगे तो, डेफिनेटली लगेंगे भाई। चलो बात करते हैं हमारे नॉन बायोडी वेस्ट। जस्ट बायोडी वेस्ट का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं भाई वो हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल, नहीं कर सकते तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। लाइक हमारा प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पेस्टिसाइड। भाई जो प्लांट्स में यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, वो भाई डिग्रेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो हमारे नॉन बायोडी वेस्ट में आएंगे, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट की अगर बात करते हैं भाई, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। कैसे भाई, जितने भी हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स वाटर के साथ मिलते हैं तो वाटर पोल्यूट करते हैं, ठीक है। और बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको बोला था भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला कि जितने भी हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनिमल्स हैं दे आर गोइंग टू वैनिश सून। एंड मतलब अगर हम वल्चर्स की बात कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलते ही नहीं है भाई अब। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो होता क्या, अभी जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में अगर हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, अल्टीमेटली व्हाट हैपन, फ्यू अमाउंट ऑफ, जब 10% लो के अकॉर्डिंग भाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेम एज फर्टिलाइजर्स की भी एक्यूमुलेशन कंसंट्रेशन भी बढ़ती रहेगी। भाई एनर्जी कम ट्रांसफर होती है, ठीक है, लेकिन केमिकल की जो कंसंट्रेशन होती है वो पीपीएम में यानी पार्ट्स पर मिलियन में ज्यादा होती रहती है। तो यही एक फिनोमिना होता है जिसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक हार्मफुल केमिकल की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती रहती है। एंड फाइनली जो हमारे हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनिमल्स होते हैं, लाइक जब हम बात कर रहे थे जो टॉप मोस्ट कार्निवोरस हैं या वल्चर्स हैं, ठीक है, दे ईट द लोअर ट्रॉपिक लेवल एनिमल्स। सो इस तरीके से क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो हार्मफुल केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती रहती है। अल्टीमेटली इट लीड टू द वेरी मच एक्सटेंट दैट it kill that organism, that particular organism, that is the carnivores, topmost carnivores. So vultures क्यों नहीं मिलते अभी, क्योंकि वो अपने छोटे एलिमेंट्स को ईट कर रहे हैं लोअर लेवल पे, वो वाले अपने प्राइमरी वाले को ईट कर रहे हैं। और प्राइमरी वाले कहां से आ रहे हैं अभी, वो आ रहे हैं प्रोड्यूसर से। सो प्रोड्यूसर्स के अंदर अगर केमिकल गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। और फाइनल लेवल पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा दे विल डाई ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। इस वजह से हमारे भैया एनिमल्स मिल ही नहीं रहे हैं, जो वल्चर्स आजकल तो गायब ही हो गए हैं, ठीक है, पहले देखने को मिलते थे अब नहीं मिलते हैं। चलो, तो यही हमारा अभी बायोमैग्निफिकेशन, इट इज द फिनोमिन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट इन द ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। भाई हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है। इट ऑल्सो कॉल्ड बायो कंसंट्रेशन। भाई इसे बायो कंसंट्रेशन बोल देते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल देते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं अगर इसमें से बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल या बायो कंसंट्रेशन आ जाए तो इट मींस द सेम कि भाई इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रही है भाई, पेस्टिसाइड्स हो गए, डीडीटी हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। सो डीडीटी की फुल फॉर्म, तो भाई कई बार पूछ लेता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये कई बार इसकी पूछ लेता है, फुल फॉर्म शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो भाई, ये तो थोड़ा वेस्ट के बारे में। एक और छोटी सी टर्म रहती है भाई, इसका डिफरेंस मैं बता देता हूँ। इंसिनेशन क्या होते हैं भाई, जो ये वेस्ट हो रहे हैं तो इसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, ठीक है। तो उस डिस्पोजल क्या होता है भाई, डिस्पोजल में उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो हम क्या करते हैं भाई, जितना भी हमारा मेडिकल वेस्ट होता है, स्पेशली मेडिकल वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल से निकलता है, तो ये जो मेडिकल वेस्ट होता है, इस मेडिकल वेस्ट को, इसमें जर्म्स होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, जितने भी मेडिकल वेस्ट होता है, जो सिरिंज होती है और कह सकते हैं इन्फेक्शन वाले इंजेक्शन हो गए, ठीक है, मेडिसिन की बोटल्स हो गई, तो उनको हम क्या करते हैं भी, हाई टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे उसे बर्न करते हैं टू कन्वर्ट इनटू द डायरेक्टली इनटू द ऐश, ताकि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए, धुएं में। सो उस हाई टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस को बर्न करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से अभी एक छोटा सा यहाँ से कर लेते हैं, बहुत टाइम रिपीट हुआ, पहले तो 2014, 15, 16 में बहुत रिपीट होता था ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायोडी एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो एक बार देख लेते हैं अभी क्या होता है।
तो भाई बायोडिवेस्ट के बारे में बताया मैंने, विच कैन बी ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे बायोडिवेस्ट होंगे। और नॉन बायोडिवेस्ट कौन से होंगे, जिनको हम नहीं, डीकंपोजर्स भाई, डीकंपोजर जिसको डीकंपोज नहीं कर सकते, राइट। चलो, अच्छा, दे कैन बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज मैन। मैन कैसे वेस्ट को यूज करता होगा, कैसे कर सकता होगा, अरे भाई कंपोस्ट खाद बना के, ठीक है, उसको खाद बना सकते हैं, उसकी गैस निकाल सकते हैं, जिसे बायोगैस बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। सो ये हम रिसाइकल कर सकते हैं, चाहे मैन करे इसे, चाहे नेचुरली हो जाए। एंड डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, पॉल्यूशन नहीं करता, लेकिन हाई एक्सटेंट में हो जाए तो भाई पॉल्यूट करेगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड नेचुरली एज वेल एज बाय मैन। भाई नेचर का लगा लो, मैन का लगा लो, भाई होते ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक एग्जांपल दिया था ना बोटल्स का मैंने, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी करता है। द वेस्ट आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, भाई ये जो वेस्ट होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है। भाई सब्जी के छिलके, पत्ते के छिलके हो गए, पेड़ के पत्ते हो गए, डेड बॉडीज हो गई, ये सारे, ठीक है। बट दीज वेस्ट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, केमिकल्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। दीज कैन बी, दे कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट आफ्टर बायोडिग्रेडेशन। भाई ये डिग्रेड होने पे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे, भाई ये मेन्योर है, ये यूजफुल ही तो है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, दे रिमेन अनचेंज बाय केमिकली, दे डू नॉट, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। भाई ये केमिकली अनचेंज मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, बेशरम होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। भाई नेचर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, हमारा इकोसिस्टम है, उसको किसी तरह का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता है। क्यों, भाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, डिकम्पोज हो जाता है। बट ये क्या करते हैं भाई, अगर हम इनकी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। भाई प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, नॉन बायोडिवेस्ट है, ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन में इंक्रीज होते रहते हैं नेक्स्ट लेवल में, ट्रोपिक लेवल में, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात करते हैं, एक और 6 पॉइंट है, इतने पॉइंट आई थिंक आपको सफिशिएंट हो गए। दे परसिस्ट फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल इन एनवायरनमेंट, मतलब कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं भाई, मतलब मंथ 2 मंथ 3 मंथ, उसके बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। बट ऐसा इनके टाइम नहीं है भाई। भाई बाबा आदम के जमाने में कौन से पुराने जमाने में बोटल्स डाली थी और आज तक चलती जाएगी वो, मतलब होती नहीं थी बोटल यार। प्लास्टिक को अगर हम आज रखते हैं और उसके बाद हम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड से ईयर्स के बाद देखें तो वो एज ही रहेगी, अनचेंज रहेगी, परसिस्ट पड़ी रहेगी। एग्जाम्पल सिंपल, आपको पता ही है, योर वाइजर देन दिस पीपीटी। चलो, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वेस्ट डिस्पोजल हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों वाला बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। कौन सा होगा, सोचो 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 भाई, ये होगा हमारा ओजोन का, ठीक है। चलो, वेस्ट डिस्पोजल भी आपको पता है सारा का सारा, क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो भाई रिसाइकलिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। कैसे, अरे प्लास्टिक जो होती है आपकी थर्मो प्लास्टिक होती है, उसको यूज कर सकते हैं हम, न्यू मटेरियल बना सकते हैं, पोर्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, कंपोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जितना भी एनिमल का वेस्ट होता है, डंग होता है, यूराइन होता है, हमारा वेजिटेबल्स वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको हम एक गड्ढे में दबा के हम खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे तरह कंपोस्ट बना सकते हैं, वो कंपोस्ट हम एज अ मेन्योर यूज कर सकते हैं। इनसिनरेशन आपको जस्ट बताया कि जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है स्पेशली, इसको हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं ताकि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम भाई वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। लैंडफिल, भाई आपका जो प्लास्टिक है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है एक तरीके का, तो भाई इसको हम डिग्रेड तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको यूज कर सकते हैं भाई लैंड फिल करने में, जहां पे हाई डंप्स हैं उसको फिल कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है सीवेज का, दैट इज अलाउड टू सेटल डाउन। भाई जो हैवी मटेरियल है उसको हम सेटल करने रखने देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उसमें जो लाइट मटेरियल होगा वो ऊपर फ्लो कर जाएगा, जो हैवी मटेरियल है उसको हम एज ए मेन्योर यूज कर सकते हैं। तो वो डिकम्पोज होता रहेगा टैंक में, और एक तरीके से हमें मेन्योर मिल जाएगा। वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स इज क्लीन एंड रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। भाई जो वाटर होगा, हैवी मटेरियल तो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर का जो वाटर है, जो लाइट मटेरियल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लीन करके या क्लोरिनराइज करके उसको हम रिलीज कर सकते हैं। 3R प्रिंसिपल, ये क्या होता है सर, भाई रिसाइकल जो अभी बताया मैंने, रीयूज एंड रिड्यूस, इन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं टू रिमूव और टू वेस्ट डिस्पोजल। रिसाइकल का मतलब मैंने आपको बता दिया, रीयूज का मतलब हम वेस्ट मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं। लाइक आपके प्लास्टिक के जो पेन है या प्लास्टिक की बोटल्स हैं, ठीक है, rather than throwing it into the dustbin we can use it to making the pots। रिड्यूस क्या होगा भाई, हम उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसका कंजप्शन ही कम कर देंगे, हम पॉलिथीन को यूज नहीं करेंगे। पॉलिथीन की जगह हम कर सकते हैं जूट बैग,
तो ऑटोमेटिकली ये यूज कम हो गया ना इसका, तो रिड्यूस हो, उसका जो यूज है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो वी कैन फॉलो द 3R प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट और द वेस्ट डिस्पोजल। आई थिंक आई दिस पॉइंट आर सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। अब देखते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, ओजोन लेयर क्या है, बनती कैसे है और इसका डिप्लेशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर की बात करते हैं, तो ओजोन लेयर हमें कहाँ मिलता है सबसे पहले तो भाई, हमारी ये जो एसएसटी, सर नाम पढ़ा हुआ एसएसटी, अरे नहीं पढ़ाते भाई, हमारी भाई ट्रोपोस्फियर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होती है, मीजोस्फियर होती है, आयनोस्फियर होती है, ई लेवल होता है, एफ लेवल होता है। सर अब तो स्पेस में पहुंच गए हम, ठीक है। चलो, हमारे जो ट्रोपोस्फियर में होता है अभी 15 किलोमीटर वाली जो हाइट होती है, वहां पे इतनी कंसंट्रेशन नहीं मिलती, बट अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द high concentration or the high thickness of the ozone layer, that is found in which layer? It is found in स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब 50 किलोमीटर की हाइट तक बहुत अच्छी, मतलब 15 से 30 किलोमीटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन कुछ अच्छे अमाउंट में मिल जाती है, राइट। चलो, तो ओजोन लेयर होती क्या एक्चुअली में, ये तो बताया ही नहीं। सो ओजोन लेयर इज अ रीजन इन विच अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर एंड दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन मतलब O3, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो कौन सी है, अल्ट्रावायलेट बी। सो जो अल्ट्रावायलेट, अरे टंग ऑफ द ट्विस्ट या ट्विस्ट ऑफ द टंग हो गया। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये क्या होती है, इस रेडिएशन को अगर ये अर्थ पे पहुंचते तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो हम करने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इस ये जो हार्मफुल रेडिएशन है, ये हार्मफुल रेडिएशन अर्थ तक ना पहुंचे तो उसके लिए एक नेचुरली एक प्रोटेक्टिव लेयर है in the stratosphere. This protective layer is called ozone layer. अब ये ओजोन लेयर, चलो ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि एक यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, बट ये बनती कैसे है। तो चलो भाई, ये हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या होगा भाई, ये ब्रेक हो जाएगा एंड दे फॉर्म O प्लस O, मोनोमोली एटम्स बनाता है। ये जो मोनो होता है ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है, या रिएक्टिव कह लीजिए, हाईली रिएक्टिव होता है। अब ये क्या करेगा, ये खाली वाला एटम ऑक्सीजन इन द लोअर वन, लोअर स्टेट में जो होगा, मतलब ये लोअर लेवल पे होगा, उससे उसके साथ मिक्स हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा एंड फॉर्मिंग O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन। और इसको बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। सो फोटो डिसोसिएशन मींस, फोटो मींस लाइट, सो लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, दिस ऑक्सीजन गेट स्प्लिट अप फॉर्मिंग द मोनो एटम्स। दिस मोनो एटम कंबाइन विद द डाई एटम, यानी आप कह सकते हैं पूरा इस O2 के साथ कंबाइन करता है एंड फॉर्मिंग अ O3, दैट इज कॉल्ड ओजोन मॉलिक्यूल। नाउ एक मॉलिक्यूल बन चुका भी है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ओजोन। अब इस ओजोन की ही लेयर बनती मिलती है हमें, किस लेयर में भाई, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में, और यही हमारी हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। सर अगर ये नहीं होगी, क्या ये कितनी मोटी है अभी और ये कैसे रोकती है, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि ये बन गई है ऐसे। अगर ये नहीं होती तो क्या होता भाई, तो अंटार्कटिका में भी एक पूरा प्रॉपर होल दिखता है कि वहां से एक होल है, भी बादल फटे हुए हैं, ऐसा कुछ लगता है कि वहां से रेडिएशन आ रही है, और उस रेडिएशन की वजह से आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे स्किन और आईज के इफेक्ट होते हैं। इवन बात करते हैं कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनके इन्फेंट डिसीज हो जाते हैं, मतलब उनके बेबीज होते हैं जो, उन पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिसीज। तो अभी मैं बताने वाला हूँ वाला, ठीक है। चलो, ओजोन लेयर की बात करते हैं भी, इसका कोज का इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो कोज इसका डिप्लेशन का रीजन क्या है भाई, पहले तो पता होना चाहिए डिप्लेशन क्या है। डिप्लेशन का मतलब कि जो उसकी जो थिकनेस है वो स्लोली 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 क्या, थिकनेस उसकी रिड्यूस हो रही है। सो रिड्यूसिंग इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड डिप्लेशन। भाई बनती कैसे है, तो बनने का रीजन क्या है, इसके डिप्लेशन का कारण क्या है। वी यूज रेफ्रिजरेटर, हम तो रह ही नहीं सकते इनके बिना, है ना भाई। रेफ्रिजरेटर, एसी, एरोसोल, प्रोपोलेंट, ठीक है, जितने भी हम ये यूज करते हैं तो इनके अंदर डेफिनेटली कंटेन वन फैक्टर, दैट इज CFCS, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक फ्लोरोकार्बन होता है, एंड मीथेन CH4 जिसे हम बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है।
नाइट्रस ऑक्साइड। बट मेनली जो रीजन है हमारे ओजोन लेयर के डिप्लेशन का, दैट इज वन एंड ओनली रेफ्रिजरेटर, एसी से और एरोसोल प्रोपेलेंट से निकलता है भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हाट इट डू, दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फॉर्मूला भी इसका याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन और एक जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए। तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करता है भाई, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में आते ही क्या होगा, ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने पे क्या करेगा अभी, ये एक क्लोराइड आयरन को रिलीज करेगा, क्लोराइड आयन को। ये रहा, ये क्लोराइड आयन जैसे ही ओजोन लेयर के पास पहुंचता है तो उसमें से ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है, यानी स्प्लिट कर देता है, वो O2 को रिलीज कर देता है। और इस तरीके से ये ClO2 क्या बोलता है, क्लोरीन रेडिकल बना लेता है। And this chlorine radical is mainly responsible for the depletion of ozone layer. So आप कह सकते हैं कि जितने भी हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, प्रोपेलेंट एरोसोल यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, इसमें से जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, ये हमारे लेयर में जाएगा और ओजोन के साथ मिक्स होएगा, और जब रिएक्ट करेगा तो उसमें से ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। जैसे ऑक्सीजन को रिलीज किया तो वहां से एक रेडिकल निकल जाएगा क्लोरीन का, और वो क्लोरीन का रेडिकल ही ओजोन लेयर की थिकनेस को ब्रेक करता रहेगा, रिड्यूस करता रहेगा। सो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगा। अगर अदर फैक्टर पूछता है कि अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन, तो ये मैंने लिख दिए। बट मेनली पूछेगा तो मेनली में आप करेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलते हैं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का था, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है भाई। तो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है भाई कैंसर। सो स्किन कैंसर हो सकता है इससे, ठीक है, आई साइट हो सकता है। अभी आई साइट में स्पेशली होता है कि जो आई साइट होती है तो ब्लाइंड हो सकती है, या कंट्रैक्ट हो जाएगा, धुंधलापन हो जाएगा, ठीक है, मिल्कीनेस हो जाएगी, तो आई साइट वीक हो सकती है, ठीक है, कंट्रैक्ट हो सकता है। इम्यून सिस्टम की बात करते हैं भाई, तो इट विल इम्पेयर रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिसीज, इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। अभी तक आपने इम्यून सिस्टम सुना था कि भाई कोविड की वजह से था, अभी कोविड से पहले भी एक चीज आ रही थी, वो दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर का डिप्लेशन। ठीक है, डेथ ऑफ द यंग वंस, जिसे हम बोल रहे थे भाई एम्ब्रियोनिक डिसीज, ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोनिक एक क्या होता है अभी, एक इन्फेंट्री स्टेज होती है जिसमें बेबी एक स्टेज में 3 मंथ से 7 मंथ की स्टेज में होता है, गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द न्यू बर्थ। तो उस बर्थ के टाइम में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में क्या होगा भाई, यंग वंस को हाईली सस्पेक्टेबल टू द यूवी रेडिएशन एंड गेट किल्ड, वो मर सकता है, वो पैरालाइज हो सकता है। तो दिस आर द सो मच दिस इज सो मच एक्साइटेड स्टेट, मतलब वो न्यू बेबी को मतलब इनफेंसी स्टेज में ही वो किल्ड हो सकता है, मर सकता है, डेड हो सकता है। म्यूटेशन, भाई म्यूटेशन का मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हुआ था, मीटिंग वाला जो प्रोसेस था, दोनों के गेमेट्स मिलना। सो मोस्ट ऑफ देम वुड बी हार्मफुल, दोनों की जो गेमेट्स होते हैं वो, या उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस था, वो अफेक्ट हो सकता है। फोटोसिंथेसिस, भाई ये देखा गया है कि 10 से 20% डेक्लाइन हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, डेफिनेटली क्या होगा भाई ये जो CO2 बन रही है, CO2 से क्या बनेगा, CO2 के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने से क्या होगा भाई, ये डेफिनेटली क्या करेगा, हीट को इंक्रीज कर देगा, अल्टीमेटली दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग का भी एक रीजन है कि ओजोन का डिप्लेशन, गर्मी बढ़ रही है, थिकनेस रिमूव हो रही है, एंड डैमेज टू द आर्टिकल्स। ठीक है, सो आई थिंक दिस मच आर द सफिशिएंट एंड इनफ पॉइंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सो ये हमारा एक बहुत अच्छा पार्ट कवर हो चुका है। आई थिंक दिस इज बेस्ट शॉट रहा होगा आप तक का, मतलब आई थिंक 1 hour 30 minutes. So it is the 1 hour 30 minutes we have completed the chapter environment with a few important MCQs. I'm not MCQs, these are the PYQs. So I think इतना इनफ रहेगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ये हमारा सीबीएसई 2014 का आया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड एंटर टू द फूड चेन एंड गेट इनटू आवर बॉडी। तो भाई यहाँ से आपको सबसे पहले देखना चाहिए, जब भी केमिकल की बात करें और ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो सबसे पहले आपके माइंड में घूमता है ट्रॉपिक लेवल। और ट्रॉपिक लेवल में केमिकल्स ऐड होता है कैसे, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो successfully in the concentration of harmful chemical to the different tropic level in a food chain, right? Energy flow is unidirectional, justify the statement। भाई एनर्जी एक यूनिडायरेक्शनल है, कैसे होती है भाई, भाई फूड चेन में वन ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस।
सो ये क्या है भाई, यूनिडायरेक्शनली तो है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। जो आपकी फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही से एक क्वेश्चन उठा लिया, देखो ये रहा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। तो एक दो क्वेश्चन वो देख लेते हैं अभी, लास्ट है आपका। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए यहाँ से, और आपके कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम्पलर के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भी इस शॉर्ट के अंदर वो क्वेश्चन कैसे कवर करने हैं। सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिससे पोल्यूशन हो रहा है? तो भाई हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो भाई सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं जो अल्टीमेटली गेट फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, राइट। तो सबसे पहले अभी सोइल का डिग्रेडेशन, सोइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। ठीक है, अगर हम एक ही लैंड को डी मतलब ग्रेजिंग करते रहेंगे या मल्टीपल टाइम्स उस पर हम कल्टीवेशन करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, सोइल इरोजन हो जाएगा। पॉल्यूशन हो रहा है अभी सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, डीडीडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लो डीडीडी फिर आ गया आपके पास चलो कोई बात नहीं। वाटर की शॉर्टेज की अगर आप बात करते हैं, भाई एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर को यूज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो अल्टीमेटली वंस अ टाइम विल कम कि हमें वाटर मिलेगा ही नहीं, ग्राउंड वाटर। बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको जस्ट बताया भी, पेस्टिसाइड्स ग्रो करता जा रहा है भाई। नॉनवेज खाओगे तो उसके अंदर भी तो कुछ, उसने भी तो कुछ ऐसा खाया होगा ना, प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स खाया होगा, तो उसमें कुछ अमाउंट में तो पेस्टिसाइड्स होगा, वो नॉनवेज में जाता है। फिर नॉनवेज वाले अदर कार्निवोरस या ह्यूमन बींग्स में सेम एज ग्रो, तो बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज होता रहता है। सो वेजिटेरियन रहिए, अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए। अच्छा, वैसे माना भी गया कि जो मतलब वेजिटेरियन होते हैं ना, उनका जो 15 से 31% तक की ज्यादा उनका लाइफ टाइम रहता है, हेल्दी रहते हैं, और कैंसर होने के चांस इतने ही कम हो जाते हैं उनके। डिफोरेस्टेशन भाई, डिफोरेस्टेशन आपको पता ही है, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए और उसके लिए देयर इज अ डिग्रेडेशन और द कटिंग ऑफ द ट्रीज, अपरूटिंग ऑफ द ट्रीज। सो अल्टीमेटली देयर विल बी द सॉइल इरोजन। सो घूम फिर के भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कितने सारे लॉस हो रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट। बट हमें भाई इतना ग्रेन तो मिल ही रहा है कि हाँ 5 years तक ग्रेन दे सकता है, बट वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल मैसेज। चलो, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मैं चाहता हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, मिल जाएगा। नहीं चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे मुझे कर देना मैसेज, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पे, वहां पे मिल जाएगा। एक पूरा स्टेंज आउट आया हुआ है, यहाँ से आपका केस बेस्ड स्टडी, आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट है अभी, बहुत इजी क्वेश्चन, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, और मेरे ख्याल से अगर मेरे नोट्स देख लोगे तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। इफ 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स, अब यहाँ पे बात कर रहा है अभी सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी बाई 10,000, ठीक है, जूल। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी? भाई सोलर एनर्जी हमें सन दे रहा है, सन से मिल रही है, तो 10% लो सिर्फ हमारे कंज्यूमर से अप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर तो सिर्फ ओनली 1% एनर्जी ही टेक केयर करते हैं। ठीक है, तो 10 इसका 1% कितना होगा भाई, सिर्फ 100 जूल। तो पहले का आंसर आ गया आपका 100 जूल। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमेशा पे रिप्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन की अच्छी होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज एग्जामिनर फर्स्ट लुक एट द रिप्रेजेंटेशन, आपने कैसे उसे एक्सप्लेन किया, हेडिंग दीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ब्रीफली बताइए टॉपिक को। वाई डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन, फूड चेन में क्यों इंक्लूड नहीं किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसमें सक्सेसफुली इसमें मैक्सिमम 3 to 4 लेवल होते हैं भाई, डिकम्पोजर्स के लिए तो कुछ बचता ही नहीं एनर्जी, सो हाउ कैन वी ऐड इन द फूड चेन? वी हैव ओनली इंक्लूडेड टिल टर्शरी, टर्शरी और देन क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के बाद तो भाई क्या एनर्जी होती होगी, वो तो सिर्फ बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज होता है, तो हम डिकम्पोजर्स को उसमें ऐड नहीं करते हैं। ओके, हाउ प्राइमरी कंज्यूमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी कार्निवोरस? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी सीबीएसई वाले को, उसमें एनसीईआरटी वाले में भी आपके पास क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर, भाई प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके कौन से होते हैं? जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, वो आपके प्राइमरी कार्निवोरस से कैसे डिफरेंट है? प्राइमरी कार्निवोरस आपके कौन से हो गए? हुइड, हर्बीवोरस। ठीक है, सो उनका ऑर्डर अलग है। ये हमारे प्राइमरी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है, ये हमारे सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मैंने आपको बताया था। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया जो सबसे पहले आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर में हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी हर्बीवोरस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस पर आप डिफरेंस बता सकते हैं, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन से, इसको आप रिलेट कर सकते हो 10% लो से। 3 पॉइंट्स अगर आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप बता सकते हो। वैसे यहाँ पे ये पूरा स्टैंडर्ड में आया तो 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो अगर 3 मार्क्स में भी आता तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पूरे टॉपिक देखो भी आप, ट्रॉपिक लेवल को याद कर लेना। ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी 10% लो होता है,
केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसको फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कैसे कह सकते हैं। तो पूरा एक क्वेश्चन को मैंने 3 मार्क्स में कवर कर दिया भाई। चलो, स्टेट वन रीजन दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। भाई ऐसे क्या कारण है कि ट्रॉपिक लेवल हमारे 3 to 4 ही है? क्या रह रहा है भाई? 10% लो, सिंपल। अच्छा, इन द गिवन फूड वेब नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द हाईएस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक। भाई हायर में हमारे कौन से होंगे? या तो टॉप मोस्ट कार्निवल्स होंगे, वल्चर्स होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल दिया यहाँ पे? हमारे पास जो एग्जांपल में दिया हुआ भाई, ये हमारे पास है आउल। क्या कर रहे हो सर, मेरा नाम बार बार मत लो भाई, किसका नाम है मुझे नहीं पता। जिसका नाम होगा वो समझ गया होगा। चलो मजाक, जस्ट टॉक अपार्ट। चलो, इसमें हमारा आउल है भाई, ये हमारा, इसमें सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होगी, ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। और भाई इससे ज्यादा तो क्या ही होगा भाई। सो हम मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट में, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे लाइक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और कौन सा वन शॉट चाहिए आई वांट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।